हीरानगर नाम के एक गांव में जानवी नाम की एक लड़की रहती थी। जानवी अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहती थी। जानवी जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से सुमित्रा ने उसे अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। जब जानवी छोटी थी तब सुमित्रा ने दूसरों के घरों में काम करके उसे पाला था। अब जानवी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए माँ की मदद करने के लिए वो जगह जगह जाकर फूल बेचने का काम करती थी। उसके कमाए हुए थोड़े बहुत पैसे उनके किसी न किसी काम आ ही जाते थे। माँ की साड़ी कितनी फट चुकी है। माँ के पास इसके अलावा एक भी साड़ी नहीं है। आज मन लगाकर फूल बेचूंगी और वापस आते समय माँ के लिए एक साड़ी लेकर आऊंगी। इतना सोचते हुए जानवी गलियों में फूल बेचने चली जाती है। वो सुबह से लेकर दोपहर तक बहुत घूमती है, लेकिन आज उसका एक भी फूल नहीं बिकता। तभी वहाँ से एक महिला गुजरती है, जिसे देखकर जानवी कहती है, मालकिन फूल ले लीजिए, मेरे पास हर तरीके के फूल हैं। गुलाब का फूल, कमल का फूल, चंपा का फूल सब है। एक फूल ले लीजिए ना मालकिन। मुझे फूल नहीं खरीदने हैं, साइड हटो। मालकिन 2 रुपए कम दे दीजिएगा, लेकिन एक फूल तो खरीद लो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने एक बार कह दिया मुझे नहीं चाहिए फूल तो नहीं चाहिए। तुम्हें परेशान करने के लिए मैं ही मिली हूँ क्या? मेरे पास टाइम नहीं है, हटो यहाँ से। इतना कहते हुए वो महिला जानवी को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। उस महिला की बातों से जानवी बहुत दुखी होती है। आज पूरा दिन बीत गया था, लेकिन जानवी का एक भी फूल नहीं बिका। वो बहुत दुखी होकर रात को घर चली जाती है। आ गई बेटी, कितने फूल बिके आज? अपनी माँ की ये बात सुनकर जानवी जोरों से रोने लगती है। माफ कर दीजिएगा माँ, आज एक भी फूल नहीं बिके। आज मैं एक भी रुपया नहीं लेकर आई। आज मैं सारे फूल बेचकर आपके लिए एक साड़ी खरीदना चाहती थी, लेकिन आज मेरे एक भी फूल नहीं बिके। इतना ही नहीं, आज तो लोगों ने मुझे बहुत दुत्कारा। ये सारी बातें सुनकर सुमित्रा को भी बहुत दुख होता है। क्या तुम मेरे लिए साड़ी खरीदने वाली थी? तुम कितनी अच्छी हो बेटी। उसके बाद सुमित्रा जानवी को गले से लगा लेती है। हमें बोलने वाले की सारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बेटी, क्योंकि वो लोग हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो खुद के बारे में जानते हैं ना, इसलिए तुम दुखी मत हो। माँ की ये सारी बातें सुनकर जानवी अच्छा महसूस करती है। अगले दिन सुबह वो फिर से फूलों की टोकरी लेकर चल पड़ती है। वो रेड लाइट पर खड़े होकर फूल बेचने लगती है। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल, सबसे 2 रुपए कम में ही फूल ले लो, फूल। तभी वहाँ से गुजर रही एक कार सिग्नल पर आकर रुकती है। उस गाड़ी में एक छोटी बच्ची फूलों को देखकर बहुत उत्सुक हो उठती है। पिताजी, मुझे वो फूल चाहिए। वो फूल कितने अच्छे हैं ना, मैं जाकर ले लूं? इतना कहते ही वो छोटी बच्ची गाड़ी से उतरकर जानवी के पास भागने लगती है। इतने में हरी बत्ती होने की वजह से गाड़ियाँ चलने लगती है। उन गाड़ियों के बीच में फंसी उस छोटी बच्ची को देखकर जानवी फूलों की टोकरी को बाजू में फेंककर उस लड़की को बचाने चली जाती है। उसे बचाने की कोशिश में जानवी को थोड़ी चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर भागता हुआ उस छोटी बच्ची का पिता आता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या होता। अरे तुम्हें भी काफी चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। रहने दीजिए साहब, इतनी चोट तो मेरे लिए आम है। आप अपनी बेटी का ख्याल रखना। तुम ठीक तो हो ना छोटी? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं दीदी, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। वो मुझे आपके फूल बहुत अच्छे लगे, क्या आप मुझे उनमें से एक फूल दे दोगी? उस छोटी बच्ची की प्यारी प्यारी बातें सुनकर जानवी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो अपनी टोकरी में से एक गुलाब का फूल निकालकर उस लड़की को दे देती है। जब उसके पिता पैसे देने लगते हैं तो जानवी कहती है, आप मुझे पैसे मत दीजिए, देखिए ना आपकी बेटी फूल लेकर कितनी खुश लग रही है। मेरे लिए इसकी खुशी ही बहुत है। इतना कहते हुए जानवी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। जानवी को वो छोटी बच्ची जहाँ भी दिखती थी वो उसे मुफ्त में एक फूल दे दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन जानवी की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, आपका बदन तो बुखार से तप रहा है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। जानवी के पास कुछ पैसे थे जिन्हें लेकर वो फौरन दवाइयाँ ले आती है। बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, देखना घर में कुछ खाने के लिए होगा तो।
ठीक है कहकर जानवी सारा घर देखती है, लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था। जब जानवी बाहर निकलकर आसपास वाले लोगों से मदद मांगती है तो वो भी इनकार कर देते हैं। कोई बात नहीं बेटी, थोड़ा सा पानी ही दे दो, वही पीकर मैं सो जाऊंगी। मुझे कल काम पर भी जाना है। अगर मैं काम पर नहीं गई तो मालकिन किसी और को काम पर रख लेगी। इतने बुखार में आप कहाँ जाओगी माँ? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर काम इतना जरूरी है तो आपकी जगह मैं चली जाती हूँ। अगले दिन जानवी काम करने वहाँ पहुँच जाती है और उस घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। कौन हो तुम और हमारे घर का दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? मैं सुमित्रा जी की बेटी हूँ। माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए आज काम करने मैं आई हूँ। ठीक है कहकर वो औरत जानवी को अंदर आने के लिए कहती है। जानवी घर में जाकर सारे काम अच्छे से पूरे कर लेती है। तभी जानवी देखती है कि उसकी मालकिन खाना खाकर बचा हुआ खाना डाइनिंग टेबल पर ही छोड़कर चली जाती है। वो खाना देखकर जानवी मन ही मन सोचती है, माँ कल से भूखी है और ये खाना वैसे भी इनके किसी काम का नहीं है। माँ ने कहा था कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है। अगर मैं इनसे पूछकर खाना लूंगी तो ये कभी नहीं देंगी। बिना पूछे ही खाना ले जाती हूँ। इतना सोचकर जानवी सारा खाना बांधकर चुपके से ले जाने लगती है। उसे इस तरह कुछ छुपा कर ले जाते वो महिला देख लेती है। वो फौरन अपने पति से कहती है, देखिए सुमित्रा की तबीयत खराब है, इसलिए उसकी जगह उसकी बेटी काम पर आई थी। आप ही कहते हैं ना कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। देखिए ये गरीब हमारे घर में चोरी करके भाग रही है। चलो पीछा कर देखते हैं इसका। इसके बाद दोनों पति पत्नी जानवी का पीछा करने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद वो देखते हैं कि जानवी फौरन थैला खोलती है और उसमें से बचा हुआ खाना निकालती है। जानवी को देखते ही उस महिला का पति उसे पहचान जाता है, क्योंकि जानवी वही थी जो रोज उसकी बेटी को एक फूल फ्री में दिया करती थी। वो धीरे से अपनी पत्नी से कहता है, मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है। तुम हमेशा पूछती थी ना कि हमारी बेटी को रोज गुलाब का फूल कौन देता है, वो यही लड़की है। तभी वो दोनों देखते हैं कि बहुत तेज बुखार में लेटी हुई सुमित्रा कहती है, खाना लेकर आने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए बेटी? मुझे माफ कर देना माँ, ये खाना मैं आपकी मालकिन के घर से चुरा कर लाई हूँ। अगर मैं उनसे पूछती तो शायद मुझे ये खाना कभी नहीं देती। तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए बेटी, ये बहुत गलत बात है। दोबारा ऐसी हरकत कभी मत करना और इस बात के लिए मालकिन से माफी भी मांगनी पड़ेगी तुम्हें। ये सब देख रहे दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होते हैं और फौरन झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। माफी आपको नहीं, माफी तो मुझे आपसे मांगने की जरूरत है। मुझे माफ कर दो सुमित्रा, पैसों के घमंड में मैं तुम पर बहुत चिल्लाई थी, लेकिन तुम इतनी अच्छी हो मुझे सच में नहीं पता था। हर रोज आपकी बेटी मेरी बेटी को एक फूल फ्री में देती थी। आपकी बेटी का भी सच में बहुत अच्छा दिल है। आज से जानवी मेरी बड़ी बेटी की तरह है और मैं उसे पढ़ाऊंगी। आज से तुम भी हमारे साथ हमारे घर में ही रहना। मैं तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर वो दोनों माँ बेटी को अपने घर पर ले जाते हैं और जानवी का एडमिशन स्कूल में करा देते हैं। इस तरह अब वह सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। घमंडी सूरज और नाराज चांद। बहुत समय पहले की बात है। मिर्जापुर नाम के गांव में सूरज के अस्त होने का समय हो गया था और चांद के निकलने का। तभी सूरज चांद से ही कहता है, अरे भाई एक बात बताओ, जब भी तुम आते हो तो कोई तुम्हें आदर सम्मान देकर प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। मैं तो जब भी आता हूँ तो पूरी दुनिया जल चढ़ाकर और सूर्य नमस्कार करके मेरा स्वागत करती है, किंतु मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारा स्वागत करते हुए नहीं देखा। चांद और सूरज के वार्तालाप मिर्जापुर गांव के निवासी सुन रहे थे। तभी विकास कहता है, हम तो सिर्फ सूरज को ही अपना भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, चांद भी हमारे लिए भगवान समान ही है। चांद भी हमें रोशनी देते हैं। सूरज भगवान तो हमें रोशनी और धूप देते हैं, लेकिन चांद वो हमें क्या देते हैं? कुछ भी नहीं, सारी रात तो हम सोए रहते हैं, तो फिर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? हमें चांद की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चांद नहीं भी आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका होना ना होना एक ही बात है।
तुम ये क्यों भूल रहे हो कि करवा चौथ वाले दिन इनकी पूजा करके तुम्हारे लिए रखा गया व्रत पूरा होता है। लेकिन शुरुआत तो सूरज भगवान की पूजा से ही होती है। गांव वालों की ये बातें चांद और सूरज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर सूरज तो खुश हो गया, लेकिन चांद के मुंह पर उदासी छा गई। फिर सूरज चांद से कहने लगा, देखा, मिर्जापुर के लोग भी मुझे ही अपना भगवान मानते हैं और उनकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। परंतु मैं भी तो रोशनी देता हूँ, और अगर मैं ना रहूं तो मेरे बिना इनकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मेरी जरूरत किसी को नहीं है तो ठीक है, आज के बाद मैं आऊंगा ही नहीं। इसके बाद चांद वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही सारे गांव में अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ सितारे होते हैं, लेकिन उनकी रोशनी ना के बराबर ही थी। अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। मिर्जापुर गांव में बुआई का समय शुरू हो गया था, इसलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना होता है। लेकिन चांद के ना होने से बाहर घनघोर अंधेरा होता है। अरे ममता, जल्दी से उठ जाओ, आज खेत की बुआई करने जाना है। जल्दी से उठ जाओ वरना देर हो जाएगी तो बाहर धूप बहुत तेज हो जाएगी, फिर खेतों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बुआई के लिए ही तो जाना है, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है। आप भी सो जाओ जी, और मुझे भी सोने दो। मुझे लगता है बाहर सुबह होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। अरे वो तो आप सही कह रहे हो जी, पर बाहर बहुत अंधेरा है, हम जाएंगे कैसे? ठीक है, फिर बाद में ही चलते हैं। इसके बाद दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। फिर जब सुबह हुई तो दोनों खेतों के लिए निकल पड़े, लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज सर पर आ गया और खेतों में काम करना मुश्किल हो गया। बहुत गर्मी हो रही है जी, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर काम कर लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, इस भयानक गर्मी में तो हालत खराब हो गई। अगले दिन जब वो दोबारा काम के लिए उठते हैं तो बाहर बहुत अंधेरा होता है, और बाद में जब काम पर जाते हैं तब तक तेज धूप हो जाती है। इस समस्या से परेशान होकर विकास सूरज भगवान से कहता है, हे सूर्य देव, अगर आप रात को भी उपस्थित रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आपकी ही पूजा करेंगे। उसके बाद विकास और ममता घर वापस आ जाते हैं। अरे जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नींद आ रही है, सोना भी है। लेकिन अभी तो दिन हो रहा है जी, क्या अभी से खाना बना दूं? हाँ, मुझे लगता है आज रात नहीं होगी, तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। ममता खाना बनाकर लाती है और फिर दोनों बैठकर खाना खा लेते हैं, लेकिन तब भी रात नहीं होती और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ऐसा करता हूँ, जाकर नहा लेता हूँ। इसके बाद विकास नहाने चला जाता है। नहाने के बाद भी बहुत गर्मी लग रही है। तभी बाहर शोर होता है। विकास और ममता बाहर निकलकर देखते हैं तो राजू का बेटा पप्पू बेहोश पड़ा हुआ था। राजू रो रहा था। क्या हो गया मेरे बच्चे? कोई जल्दी से पानी लाओ। फिर ममता जल्दी से पानी लाकर पप्पू के मुंह पर छिड़काव करती है। कुछ ही देर में पप्पू होश में आ जाता है। लगता है दिन रात धूप लगने की वजह से ये बेहोश हो गया है। इसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। लोगों की सारी रात ऐसे ही कट जाया करती। इतनी गर्मी में तो हम लोग मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो इतनी गर्मी ना होती और हम लोग चैन से सो पाते। चुप रहो तुम, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर सकती? ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन मिर्जापुर के लोग बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाते और देखते ही देखते कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। ना तो तुम चांद का अपमान करते और ना तो वो यहाँ से जाते। इसके बाद विकास बाहर जाकर सूर्य देवता से प्रार्थना करता है।
हे सूर्य देवता, अब से आप केवल दिन में ही रहिए। हम आपकी गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं। रात को हमें चांद की ही जरूरत है। इसके बाद विकास और सभी गांव वाले चंद्रदेव को पुकारने लगते हैं। हे चंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी सूरज की। हाँ चंद्रदेव, जहाँ दिन सूरज के बिना अधूरा है, वहीं रात आपके बिना अधूरी है। अब से हम आपकी भी उसी तरह पूजा करेंगे जिस तरह सूर्य देव की करते हैं। ठीक है, मैं रात में तुम लोगों को रोशनी देने के लिए फिर से उपस्थित रहूंगा। इसके बाद सूर्य देव भी वहाँ आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो मेरे भाई। अब मुझे समझ आ गया है कि जितनी जरूरत इस दुनिया को मेरी है, उतनी ही तुम्हारी भी है। उसके बाद सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने सर झुकाकर चांद का स्वागत किया। सभी गांव वाले पूरे 1 हफ्ते बाद चैन की नींद सोए। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है सोने चांदी की चूड़ियों की नदी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले कनिका और राधा नाम की 2 बहनें अपनी सौतेली माँ सावित्री के साथ रहती थीं। सावित्री की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम खुशी था। खुशी और सावित्री राधा और कनिका के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थीं और उनसे घर का सारा काम करवाती थीं। अरे ओ राधा की बच्ची, कहाँ मर गई? जी माँ, बोलिए, क्या हुआ? सुन, मेरी बेटी का आइसक्रीम खाने का मन है। ये ले पैसे और आइसक्रीम लेकर आ। और हाँ, चॉकलेट फ्लेवर ही लाना। माँ, आइसक्रीम खाने का मन तो मेरा भी है। आप थोड़े से पैसे और दे दो ना। राधा के इतना कहते ही सावित्री राधा को बहुत तेज थप्पड़ मारती है और धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। जब देखो मेरी बेटी की चीजों पर नजर लगाती रहती है। खड़ी हो और मेरी बेटी के लिए आइसक्रीम लेकर आ। रोते रोते राधा वहाँ से चली जाती है। रास्ते में राधा मन ही मन कहती है, पिताजी ने अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी कर ली। खुद तो वो मजे से शहर में है, लेकिन यहाँ पर मेरी और दीदी की जिंदगी सौतेली माँ ने नर्क बना रखी है। राधा सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। तभी पीछे से एक चोर आता है और उसके पैसे छीनकर भाग जाता है। अरे चोर, पकड़ो चोर को, मेरे पैसे लेकर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोर बहुत दूर भाग चुका था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं आइसक्रीम कैसे खरीदूंगी? और अगर मैंने आइसक्रीम नहीं खरीदी तो माँ मुझे बहुत मारेंगी और मेरी बातों का विश्वास भी नहीं करेंगी। लेकिन राधा हिम्मत करके आइसक्रीम की दुकान पर जाती है और आइसक्रीम वाले से कहती है, अंकल जी, एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम दे दो। जरूर बेटा, लाओ, पैसे दो। अंकल जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या यहाँ पर फ्री में लंगर बांट रहा हूँ? जब देखो मुंह उठाकर आ जाता है कोई भी। जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद राधा घर पहुँचती है। क्यों री कलमोही, इतना समय क्यों लग गया आने में? और आइसक्रीम कहाँ है? माँ, वो आइसक्रीम। क्या वो कर रही है? कहाँ है आइसक्रीम? जल्दी बता। माँ, एक चोर सारे पैसे छीन कर ले गया। मैं आइसक्रीम नहीं खरीद पाई। अरे माँ, ये देखो कितना झूठ बोल रही है। उन पैसों से इसने खुद ही आइसक्रीम खा ली होगी। दोनों माँ बेटी मिलकर राधा को पीटने लगती हैं। आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा। जा यहाँ से और घर का काम कर, हरामखोर कहीं की। रोते रोते राधा अपनी बड़ी बहन कनिका के पास आती है और सारी बात बताती है। बहन, तुम रो मत, मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया। दीदी, हमें इन दोनों से कैसे छुटकारा मिलेगा? इन दोनों ने हमारी जिंदगी नर्क बना रखी है। तो चिंता मत कर बहन, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोनों बहनें मिलकर घर का सारा काम करती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका सावित्री के पास जाती है और कहती है, माँ, घर का सारा काम हो गया, अब हमें खाना दे दो
और राधा का भी खाना दे दो। अभी राधा छोटी है, उससे गलती हो गई। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आगे से कभी भी वो ऐसा नहीं करेगी। माँ, आप राधा को खाना मत देना। उसने मेरी आइसक्रीम खाई है, उसको आप खाना मत देना। और आप अगर उसको खाना दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, ऐसे मुंह मत फुलाओ। मैं उसको खाना नहीं दूंगी बेटा। इतना कहकर सावित्री कनिका को एक रोटी देती है। ये पकड़ एक रोटी और जा यहाँ से। और अगर अब कुछ बोलेगी तो तेरा भी खाना बंद कर दूंगी मैं। कनिका एक रोटी लेकर राधा के पास आती है और कहती है, राधा, खाना खा ले। मैंने तो खा लिया। एक रोटी मैंने तुम्हारे लिए बचा दी है, ये तुम खा लो। लेकिन माँ को मत बताना कि मैंने तुम्हें रोटी दी थी। आप झूठ बोल रही हो दीदी। मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया है। ये रोटी आप ही खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसे आधा आधा खा लेते हैं। दोनों बहनें उस रोटी को आधा आधा खा लेती हैं और रोटी खाकर चुपचाप सो जाती हैं। अगले दिन सावित्री राधा और कनिका को अपने पास बुलाती है और कहती है, सुनो तुम दोनों, ये लो पैसे और बाजार से जाकर फल और सब्जियां ले आओ। और हाँ, आज तुम दोनों बाजार बिना चप्पल के जाओगी, यही तुम्हारी सजा है। लेकिन माँ, बाहर तो इतनी तेज धूप है, हम नंगे पैर कैसे चलेंगे? मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। जाओ यहाँ से, बाजार से सब्जियां लेकर आओ, नहीं तो प्रेस से तुम्हारे हाथ जला दूंगी। रोते रोते दोनों बहन बाजार चली जाती हैं। बाहर धूप बहुत तेज थी, दोनों के पैर जल रहे थे। दीदी, मेरे पैर जल रहे हैं, मुझसे चला नहीं जा रहा। राधा, तू एक काम कर, इस पेड़ के नीचे बैठ जा, मैं सब्जियां लेकर आ जाती हूँ। तभी कनिका और राधा के पास एक बुढ़िया आती है। अरे बेटी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम ये सामान मेरे घर तक छोड़ दोगी? बस थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है। आइए दादी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके सामान और आपको घर छोड़ देते हैं। दोनों बहनें बुढ़िया का सामान लेकर बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगती हैं। थोड़ी देर बाद कनिका और राधा बुढ़िया के घर पहुंच जाती हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों तो बहुत ही संस्कारी हो। लेकिन बेटी, तुम दोनों इतनी गर्मी में कहाँ जा रही थी और तुम नंगे पैर क्यों हो? बूढ़ी औरत की बात सुनकर राधा रो पड़ती है और कहती है, दादी, हमारे घर में हमारी सौतेली माँ है जो हम पर बहुत अत्याचार करती है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी, हमें नंगे पैर इतनी धूप में बाजार में सब्जी लाने को भेज दिया। हे भगवान, तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत ही दुष्ट औरत है। ऊपर वाला ऐसी सौतेली माँ किसी को ना दे। लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उसके बाद वो बूढ़ी औरत उन दोनों को एक नदी के पास ले आती है। बेटी, ये सोने और चांदी की चूड़ियों की नदी है। हे जादुई नदी, इन दोनों बहनों की मदद करो। तभी उस नदी से सोने और चांदी की चूड़ियां बाहर निकल कर आती हैं। बेटी, तुम ये चूड़ियां रख लो। ये सोने और चांदी की जादुई चूड़ियां हैं। ये तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेंगी। उसके बाद दोनों बहनें चूड़ियां लेकर अपने घर चली जाती हैं। अब जब भी सावित्री राधा और कनिका को मारती थी तो राधा और कनिका बहुत हंसती थी। उन दोनों पर मार का कोई असर नहीं होता था और अब वो दोनों अपनी सौतेली माँ से खाना भी नहीं मांगती थी। वो दोनों सोने और चांदी की चूड़ियों से ही खाना मांगती थी और सोने और चांदी की जादुई चूड़ियों की मदद से घर का सारा काम भी कर लेती थी। माँ, आप देख रही हो ना, आज के लिए दोनों बहनें कुछ ज्यादा ही खुश रहती हैं और अब तो आपसे खाना भी नहीं मांगती और तो और घर का काम भी बहुत जल्दी कर लेती है। हम दोनों इन्हें कितना मारते हैं लेकिन कोई असर ही नहीं है इन दोनों पर। मुझे लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है।
आज से हम दोनों इन दोनों पर नजर रखेंगे। दोनों माँ बेटी छुपकर राधा और कनिका पर नजर रखने लगी। एक दिन राधा और कनिका सोने और चांदी की चूड़ियों से खाना मांगती हैं, तो वो सब सावित्री और प्रिया देख लेती हैं। अरे माँ, इन दोनों के पास तो सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ हैं। माँ, ये चूड़ियाँ मुझे भी चाहिए। इसके बाद सावित्री और खुशी राधा और कनिका के कमरे में जाती है और उनसे चूड़ियाँ छीन लेती है। इसके बाद खुशी और सावित्री अपने हाथों में चूड़ियाँ पहन लेती हैं, लेकिन चूड़ियाँ पहनते ही उन दोनों को बहुत तेज करंट लगता है। अरे माँ, इन चूड़ियों में तो करंट आ रहा है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। राधा, कनिका, बेटियों मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। रोको ना इनको। सोने और चांदी की जादुई चूड़ियाँ, इन्हें माफ कर दो, इन्हें छोड़ दो। राधा के इतना कहते ही सावित्री और खुशी के हाथों में से चूड़ियाँ निकल जाती हैं। हमें माफ कर दो बेटी, हम आज के बाद तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। उस दिन से खुशी और सावित्री दोनों राधा और कनिका से अच्छा व्यवहार करने लगीं। अब सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे।